बच्चों अब तक आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए 2 यूनिट आपकी पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली यूनिट में आपको कराया था डिटर्मिनेट्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए हैं। उसके बाद हमने मैट्रिक्स आपकी कराई है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। अब हम आपकी 3rd यूनिट शुरू कर रहे हैं, इसमें है वेक्टर अलजेब्रा। और इसी के साथ साथ पिछले 10 सालों में या जो आपके क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं 10 या 15 सालों में, उसकी सीरीज़ भी हम हाथों हाथ आपको यहाँ पे शुरू कराएंगे। ठीक है, बीच बीच में हम लाइव क्लास भी शुरू करते रहते हैं और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्वेश्चन का तो लगभग डेली ही कुछ ना कुछ होता है, हम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं, कुछ उसके आपसे उनके जवाब भी पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप बराबर देखते रहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी 3rd यूनिट, और 3rd यूनिट का नाम है आपका वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर के लिए हम किन किन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, यद्यपि आपने वेक्टर को बहुत विस्तार से पढ़ा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम आज आप लोगों के सामने शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे। एक है टर्म आपकी, 2 टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। नंबर 1 है आपका स्केलर, स्केलर्स, और दूसरा टर्म आपका है भैया बेटा वेक्टर्स। इन दोनों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। स्केलर का मतलब अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं ना। दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स। फॉर एग्जाम्पल इनका उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे लेंथ है, डिस्टेंस है, ठीक है, हाँ, और लेंथ है, डिस्टेंस है, और आपका क्या है भाई, और स्पीड है। ये सब क्या है, ये सब अदिश राशियां हैं या स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, वेक्टर दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यानी वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती हो, उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं या वेक्टर कहते हैं। जैसे वेलोसिटी वेग है, एक्सेलरेशन त्वरण है, वेट यानी भार है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये वेक्टर के उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। आप लोगों को केवल सांकेतिक रूप में हम थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन दे के चल रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैंने बताए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सब आप लोगों ने पढ़ा है हालांकि ये भी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, vector are always represented by a directed line. Directed line AB or PQ etc. in which A is called initial point and PV is called terminating point. हमेशा वेक्टर को हम एक डायरेक्टेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैसे, जैसे मैंने एक लाइन खींची AB, इसको हम ऐसे करके ये तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी लंबाई के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो ये ए भी एक वेक्टर आपका हो जाएगा ऐसे करके, और इस पर एरो लगा देंगे। एरो लगाने का मतलब ये 2 बिंदु यहाँ पर आ जाते हैं, एक ए और एक बी। ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, अगर बी ए लिखेंगे तो फिर माइनस का साइन हम लेंगे, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल ये लेंगे कि ए इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, ए को क्या कहेंगे अगर ए बी वेक्टर में, ए बी अगर कोई वेक्टर है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ ए को इनिशियल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ए को इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, और बी को क्या कहेंगे बच्चों, टर्मिनल पॉइंट। कौन सा, टर्मिनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। ठीक है, इसको हम टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था आपका रिप्रेजेंट करने का इसको तरीका था। ठीक है, एक और इसमें टर्म आपके ले लेते हैं हम, जो आती सपोर्ट आती है। क्या,
सपोर्ट देखिए क्या होता है, एक सपोर्ट शब्द का भी इस्तेमाल हम करते हैं, इसका सपोर्ट, SUPPORT देखेंगे, सपोर्ट, सहारा कहते हैं इसको। अगर ये कोई लाइन है आपकी डायरेक्टेड, ये कोई लाइन है आपकी, मान लीजिए इधर को भी ये एक लाइन है ना, और एक लाइन में लाइन सेगमेंट आपने AB ले लिया, कितना लिया, AB एक लाइन सेगमेंट ले लिया, यानी वो रेखा जिसका लाइन सेगमेंट AB वेक्टर हो, उस रेखा को AB वेक्टर का क्या कहेंगे, सपोर्टिंग कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे, है ना। द लाइन whose line segment AB is a vector is called support of the vector AB। AB रेखा का ये बेटा क्या कहलाएगा, AB रेखा का ये सपोर्ट कहलाएगा। कौन कहलाएगा, ये वाली जो रेखा है अनलिमिटेड लाइन, अनलिमिटेड का मतलब बहुत दूर तक खींची गई रेखा हो, बहुत लंबी लाइन अगर हो, उसमें से एक लाइन सेगमेंट AB हमने काटा, तो ये जो वेक्टर AB बना है आपका, इसका जो सपोर्ट है ये अनंत तक चली जाने वाली रेखा है। क्लियर हुआ बात, ये इसको सपोर्ट के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं ये टर्म, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, कहीं इस वर्ड का यूज हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लेते हैं वेक्टर के प्रकार कितने होते हैं। चलिए मोटे मोटे प्रकारों की तरफ आ जाते हैं, बाकी तो आपने पढ़ रखा है सबका सब, एक बार आपका है ना, इसका रिकैपिंग हो जाएगा एक प्रकार से आपका, ठीक है। एक वेक्टर बेटा आपका जीरो वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर, जीरो, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का एक और नाम है दूसरा क्या, नल वेक्टर। नल वेक्टर भी इसे कहते हैं बेटा। नल वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड ए नल वेक्टर। शून्य सदिश वो सदिश होता है जिसका मापांक जीरो के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जीरो वेक्टर से, राइट। जीरो वेक्टर से इसको इंडिकेट करते हैं, ये नल वेक्टर कहलाता है, जीरो वेक्टर कहलाता है। याद रखेंगे तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ भी सकते हैं आपको कभी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो वेक्टर। तो दो प्रकार के आंसर आपको दिए गए होंगे, एक ऐसा लिख दिया गया होगा, एक ऐसा लिख दिया गया होगा, ठीक है। और आपके आगे लिख देंगे बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, ठीक। तो क्या करेंगे, ये जीरो स्केलर है, ये जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर का क्या, विच वन ऑफ द नल वेक्टर, तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। और आपको अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडुलस है और मैग्नीट्यूड ऑफ द नल वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड का जिक्र करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, दोनों में अंतर समझ लेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा जाता, ये बात छोटी है कंपटीशन में और मूल एग्जाम में यही डिफरेंस है ना। जो छोटी सी एक लाइन होती है उसको समझना होता है, बारीक सी एक लाइन होती है क्वेश्चन के समझने के और ना समझ के बीच, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं बेटा जीरो वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर। कौन सा, यूनिट का मतलब होता है एक इकाई, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट मीन्स, जीरो मीन्स द वेक्टर, जीरो मीन्स अभी कहा था हमने ऊपर, क्या कहा था, हुज मॉडुलस या हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। यहाँ यूनिट शब्द का जिक्र हुआ, यूनिट का मतलब एक इकाई, वन। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो के बराबर हो, सॉरी, एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण किसके बराबर हो, एक के बराबर हो, वन के बराबर हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। अगर उसका परिमाण जीरो के बराबर है तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, और उसका परिमाण या उसका मॉडुलस किसके बराबर है, अगर एक इकाई के बराबर है या एक के बराबर है तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो क्या डेफिनेशन हुई, ए वेक्टर हुज मॉडुलस और हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या होता है, अभी देखिए बच्चों, ए अगर वेक्टर है तो इसके यूनिट वेक्टर को ए कैप से इंडिकेट करते हैं, और इसकी वैल्यू बेटा होती है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉडुलस, मापांक, ठीक है। ये इकाई सदिश की पहचान है, इकाई सदिश को ए के ऊपर टोपी पे लगा देते हैं, कोई कैप पहना देते हैं, और ये इसका मान होता ए सदिश बटे ए सदिश का मापांक। यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। इज इट क्लियर। तो ये था आपका यूनिट वेक्टर। ये बहुत छोटी छोटी टर्म है जिनका आपको ध्यान रखना है,
और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है भाई कहीं भी, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं को इनिशियल वेक्टर। एक और वेक्टर आपका लेंगे, कौन सा, को इनिशियल वेक्टर लेंगे, तीसरे नंबर पर ले लेते हैं, कौन सा, को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर। जैसा कि नाम से विदित है, को का मतलब होता है सह, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, है ना, सह प्रारंभिक बिंदु। टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर या सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, उनको हम को इनिशियल या को इनिशियल वेक्टर के नाम से जानते हैं। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ओ ए कोमा ओ बी कोमा ओ सी are co-initial vectors because initial point of vector OA is O, initial point of vector OB is O, initial point of vector OC is O। यानी OA वेक्टर का भी प्रारंभिक बिंदु O है, OB वेक्टर का भी प्रारंभिक बिंदु O है, OC वेक्टर का भी प्रारंभिक बिंदु O है, इसलिए को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। बात समझ में आई, क्या कहलाएंगे? तो क्या बताई परिभाषा हमने, वे दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, को इनिशियल पॉइंट कहलाएंगे। जैसे ओ ए, ओ बी और ओ सी का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, इसलिए तीनों वेक्टर को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। याद रखेंगे इतना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे भाई, किसकी, आगे बात कर लेते हैं हम इक्वल वेक्टर क्या होते हैं भाई। कौन से इक्वल वेक्टर ले लेते हैं आपके, क्या होते हैं। और इक्वल से पहले एक वेक्टर और, चलिए कोलिनियर वेक्टर भी ले लेते हैं। नंबर 4 पर एक वेक्टर और आता कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स। कोलिनियर का मतलब समरेखीय वेक्टर। समरेखीय का मतलब होता है द टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू ए फिक्स लाइन। दो या दो से अधिक वो सदिश जो किसी पर्टिकुलर रेखा के समानांतर हो, उनको हम क्या कहते हैं भाई, कोलिनियर वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे मैं दो वेक्टर ये मैंने खींचे, देखें, एक वेक्टर ले लिया ए बी, ये वाला, ठीक है, इसका नाम हमने ए के बराबर रख दिया, और एक हमने रख दिया बेटा सी डी, ये वाला, ठीक है, इसको नाम हमने बी के बराबर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो वेक्टर हैं, किसी भी लाइन के, जिस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर होगा, उस लाइन के पैरेलल ये भी वेक्टर होगा, इसलिए दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोलिनियर वेक्टर्स इज नॉट इक्वल ऑलवेज। ऑलवेज मे और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सदैव बराबर नहीं होता। ये नहीं कि अगर ये दोनों कोलिनियर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर होगा। एक पर्टिकुलर लाइन के समानांतर जरूर हैं, लेकिन परिमाण अलग अलग हो सकते हैं दोनों के, ठीक है। इसकी लंबाई कुछ और हो सकती है, इसकी लंबाई कुछ और हो सकती है। लंबाई का बराबर होना जरूरी नहीं है। दिशा, ये क्या होना, एक रेखा के समानांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तब ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। तो क्या चीज़, क्वेश्चन कितना आ रहा है भाई, हैं, द वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। और कंडीशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू कोलिनियर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल। इक्वल हो भी सकता है इनका मैग्नीट्यूड और नहीं भी हो सकता है भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इक्वल वेक्टर्स की। नंबर 5 पर आ जाते हैं, देखिए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश क्या होते हैं। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम सपोर्ट। तीन चीजें बराबर होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन हो,
सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम सपोर्ट हो तो वो वेक्टर कैसे इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर? यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो और क्या बेटा मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, डायरेक्शन भी सेम हो और सपोर्टिंग भी सेम हो, तब ए बराबर बी कहलाएगा। तो क्या बताया, दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण, दिशा और सपोर्ट तीनों एक जैसे हों, बराबर हों, वो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर रही बात? आगे भाई बात कर लेते हैं नेगेटिव वेक्टर के। नंबर 6 नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, two vectors A and B are called negative vectors if their magnitudes are equal but direction are opposite। दो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड तो बराबर हो उनका लेकिन दिशा विपरीत हो जाए, यानी ए बी की दिशा तो किसके बराबर देख रहे हैं, इधर को ए से बी की हो जाए, इसकी दिशा डी से सी की तरफ हो जाए। ठीक है, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड are called negative vectors if direction of one is opposite to the direction of the other। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या लिखते हैं भाई, वेक्टर ए को हम माइनस के साथ बी का डायरेक्शन अपोजिट करके लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो दिशा को इंडिकेट कर रहा है, इसकी दिशा इधर को है, इसकी दिशा इधर को, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं भाई बच्चों। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है भाई बच्चों। ठीक है, अब एक और रह गया आपका पोजीशन वेक्टर, और देख लेते हैं क्या होता है भाई पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं। पोजीशन वेक्टर, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नंबर 7 पर। पोजीशन वेक्टर, हिंदी में कहते हैं इसको क्या, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। इफ O इज ए फिक्स पॉइंट एंड कैपिटल A इज एनी पॉइंट, then OA is called position vector of A with respect to O। O कोई फिक्स बिंदु है, A कोई भी पॉइंट है, तब OA को A का क्या कहेंगे हम, पोजीशन वेक्टर या सदिश, स्थिति सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे, OA को स्थिति सदिश कहेंगे और इसको A के द्वारा इंडिकेट करेंगे। ठीक है, किसी फिक्स बिंदु से ए को, ओ से ए तक को दर्शाने वाला जो सदिश होगा उसको हम क्या, स्थिति सदिश कहेंगे। ओ फिक्स होना चाहिए, ए कोई भी पॉइंट हो, तो ओ ए को हम क्या कहेंगे, स्थिति सदिश के नाम से जानेंगे, या फिर क्या करेंगे, इसको क्या नाम है दूसरा इसका, पोजीशन वेक्टर के नाम से जानेंगे। तो मैंने मूल रूप से जो इम्पोर्टेंट वेक्टर्स है वो आपको बता दिए। कुछ वेक्टर्स आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं और समय समय पर किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वेक्टर के बारे में आज आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कुछ क्वेश्चन सामने लिखे हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2 मिनट के अंदर अंदर कैसे सारे सवालों को निपटा देते हैं। देखिए भाई, क्या पहला क्वेश्चन जरा सा देख लेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। 8 किलोग्राम सदिश राशि है क्या, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 6 वाट। तो देख रहे भाई 8 केजी, दिशा की कोई आपने कहा 8 किलो चीनी दे दो, दिशा की आवश्यकता नहीं। 60 डिग्री कोई दिशा की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये किसका मात्रक है भाई, ये एक्सेलरेशन का, त्वरण का है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यही आपका सदिश हुआ, चूँकि ये केवल, ठीक है, ये सदिश को इंडिकेट करता। आगे देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। पहला आंसर क्या है, 2 मीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम सिरा। तो 2 मीटर बताया मैग्नीट्यूड और दिशा बता दी उत्तर पश्चिम। तो ऑब्वियसली ये तो वेक्टर हुआ, दिशा को भी इंडिकेट कर रहा है और 2 मीटर का मतलब मैग्नीट्यूड को। ये 2 मीटर किसको इंडिकेट कर रहा है, देखो ध्यान से। चलिए
ये इंडिकेट कर रहा है किसको बच्चों, मैग्नीट्यूड को, और ये दिशा को इंडिकेट कर रहा। तो परिभाषा क्या है, मैग्नीट्यूड और दिशा अगर दोनों हो तो वो वेक्टर होता है, तो ये तो ऑब्वियसली वेक्टर हो गया। आगे देखेंगे 120 डिग्री, ये वो नहीं हो सकता, और 10 की पावर 10 कॉलम और नन ऑफ दीज, ये भी गलत है। तो पहला वाला आंसर आपका सही हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर जी। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है भाई, टाइम पीरियड का मतलब क्या, समय अंतराल। टाइम पीरियड का मतलब समय अंतराल, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। डिस्टेंस, दूरी, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। फोर्स है आपका, फोर्स की एक दिशा होती है, किस दिशा में लगा रहे हैं फोर्स, इसको इधर धक्का देंगे तो उधर जाएगा, इधर को खींचेंगे तो इधर को आएगा। तो इसकी एक दिशा होती है पर्टिकुलर, वो परिमाण भी होता है, इसलिए ये क्या हुआ आपका, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब चौथे सवाल की ओर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर नहीं है, ये पूछा। देखिए अपोजिट पूछ लिया आपका भाई, वेट, हमने बताया था वेट की भार की एक दिशा होती है, नीचे की तरफ जाता, इसलिए क्या हुआ, ये सदिश राशि हुआ। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, सदिश राशि होता है। डिस्टेंस जो है ये सदिश राशि नहीं होता, इसी को पूछा कौन सा सदिश राशि नहीं है। वेलोसिटी यानी वेग भी सदिश होता है। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, ये भी इसी प्रकार से पूछा। एक्सेलरेशन, त्वरण एक सदिश होता है। सवाल को आराम से देखेंगे, ये पूछा, ये नहीं पूछा वेक्टर कौन है, ये पूछा वेक्टर कौन नहीं है। नीचे वाले दो सवालों में क्या पूछा, कौन वेक्टर नहीं है। ऊपर वालों में क्या पूछा था, कौन वेक्टर है। इनमें क्या पूछा, कौन वेक्टर नहीं है। तो फ्लो में नहीं जाना। कई बार बच्चे क्या होता, नोट को पढ़ना भूल जाते हैं, इसको जल्दी में पढ़ा, नोट को भूल गए, फिर आके माथे में हाथ मारते हैं कि ये तो हम देखा ही नहीं था नोट, हमने अब देखा, शुरू वाले पे आंसर लगा दिया, भागा दौड़ में रहते हैं और ये सब छोड़ जाते हैं भाई। ठीक है, ये सब आपको नहीं करना, धैर्य रखना, 1 सेकंड का है ध्यान देना 1 सेकंड के लिए कि कोई शब्द हमसे छूट तो नहीं गया, पूछ क्या रहे हैं हम, इसका आंसर कुछ और तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पता लगा पूछा आपका नाम और बता दिया भाई आपने पड़ोसी का नाम, ये नहीं, ध्यान रखना। ठीक, कौन सा वेक्टर नहीं है ये कहा है, तो देखिए एक्सेलरेशन हम जानते हैं वेक्टर होता है। एंगुलर वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी शब्द आ रहा, ये भी आपका हुआ। मास और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम जानते हैं। मान लीजिए मास का हमें नहीं पता, सपोज करो, अब आपको बता दें मास का हमें नहीं पता कि ये है या नहीं है। एक्सेलरेशन का तो पता है, हाँ बिल्कुल पता है। वेलोसिटी का पता है, ये भी सदिश होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी पता है, ये भी सदिश होता है। तो कौन बचा भाई आपका, फिर ये बचा। इसका मतलब ये पता हो या ना पता हो, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये करने का तरीका है, कॉमन सेंस को भी अप्लाई करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर आपका रोक देते हैं। कल इसके सेकंड यूनिट को बहुत 2-4 दिन थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे, फिर स्पीडली पढ़ाएंगे और फिर मुझे लगता है 5-6 लेक्चर में इसको समाप्त कर देंगे, फिर इसके क्वेश्चन पूछेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।